हेलो एवरीवन, आई एम अनीशा। वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल दैट इज़ वर्चुअल क्लासेस। तो हमने अपनी पिछली क्लास में इस चैप्टर को हमने स्टार्ट कर लिया है। आपका क्लास 7 की फर्स्ट चैप्टर है ये, ठीक है। क्लास 7 चैप्टर नंबर 1। ऑलराइट, सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, जो कि हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसको पहले देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आपको मिल जाएगी। और ये आपका थीम ए से है, ठीक है, इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को, इस पार्ट को। सेकंड पार्ट होगा और इसका एक और थर्ड पार्ट भी आएगा, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर जो है थोड़ा लेंदी है। और इसके साथ फिर मैं उसके बाद क्या कराऊंगी, आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, फिर समरी हम करेंगे, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड आंसर जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो सब हम करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप्स करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, ठीक है, जैसे कि मैंने क्लास 6 में करवाया था। अगर आपने मेरी वीडियोज़ क्लास 6 का फॉलो किया है तो आपको पता चलेगा। तो वैसा ही हम यहाँ पे सब कुछ करेंगे, सो डोंट वरी। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं। द कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया। देखो, डेजर्ट, जैसे ही डेजर्ट नाम आता है हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है? हमारे मन में आता है ऐसा डेजर्ट मतलब तो गर्मी जगह है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे हम एक कोल्ड डेजर्ट की बात करने वाले हैं जो कि इंडिया में है। वो कौन सी है? लद्दाख, ठीक है। द वर्ड डेजर्ट इमीडिएटली इवोक्स एन इमेज ऑफ एन हॉट प्लेस, है कि नहीं। जैसे ही डेजर्ट का नाम आ जाता है हमें ऐसा लगता है ना कि अच्छा ये तो डेजर्ट मतलब हॉट जगह, हॉट प्लेस। लेकिन हाउएवर देयर आर ऑल्सो कोल्ड डेजर्ट्स एंड वी हैव वन इन इंडिया। तो इंडिया में भी एक कोल्ड डेजर्ट है जिसका नाम क्या है? लद्दाख, ठीक है। लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट वेयर विंटर टेम्परेचर ड्रॉप्स बिलो -30°C. देयर इज अ वेरी लिटिल रेनफॉल एंड द लैंडस्केप इज रग्ड विथ रॉकी टेरेन, डीप वैलीज एंड लेक्स सच एज पैंगसोंग टो। सो मीन्स लेक, ओके, सो ऐसा, सो टो नहीं, शो, ओके। तो पेंगोंग सो, पेंगोंग ये जो लेक है ये बहुत ही फेमस लेक है, मूवीज़ वगैरह में भी हमें काफ़ी दिखने को मिलती है, ठीक है। तो ये जो लद्दाख है ये कोल्ड डेजर्ट है, ओके। तो यहाँ पे जो विंटर है -30°C तक जाती है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सर्दी होती है। तो और यहाँ पे रेनफॉल भी काफ़ी कम है, बहुत ही कम है, ठीक है। यहाँ पे जैसे डेजर्ट एरिया में हमें पता है ना वाटर स्कैसिटी होती है, जैसे कि हमने देखा था ना, आपने कोल्ड डेजर्ट का कैमल को देखा था और हॉट डेजर्ट को कैमल को देखा था। बोथ एरिया काफ़ी अलग है, ठीक है। तो जैसा कोल्ड डेजर्ट है वैसे ही कैमल की स्ट्रक्चर थी, फिजिकल फीचर थी, वैसा जैसा हॉट डेजर्ट होता है वैसे कैमल की फिजिकल फीचर थी, है कि नहीं। तो वैसे यहाँ पे डिफरेंस रहता है, ओके। तो यहाँ पे जो कोल्ड डेजर्ट है यहाँ पे पानी जो है बहुत ही, बारिश जो है बहुत ही कम पड़ती है। और यहाँ का लैंडस्केप जो है, यहाँ का जो जगह है बहुत ही रग्ड है, बहुत ही उबड़ खाबड़ है, ठीक है। रॉकी टेरेंट, बहुत ही रॉकी इसका जो टेरेंट है, इसका जो जोग्राफिकल फीचर है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही रॉकी है। और डीप वैलीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे हिल्स वगैरह है, ठीक है। तो बीच में आपको वैलीज भी देखने को मिलेगी जो कि बहुत डीप है, और लेक्स भी आपको मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट लेक्स यहाँ पे है पैंगसोंग त्सो, ओके। तो सो मतलब लेक, ठीक है। देखिए यहाँ पे टी साइलेंट है तो सो मैंने इसको बुलाया, ठीक है। हम स्टो हम नहीं बोल सकते ना, तो इसलिए सो। तो द टेरेन हैज़ रिजेंबलेंस ऑफ दैट ऑफ द मून। देखो इस जो टेरेन है, जो इसकी जोग्राफिकल फीचर है, ठीक है, इसको मून के साथ कंपेयर किया गया। जैसे मून में टेरेन है, ठीक है, जैसे कि जोग्राफिकल फीचर मून में है वैसा ही कुछ लद्दाख का है। अगर आपको मून का जोग्राफिकल फीचर कैसा है देखना तो आप लद्दाख में घूमने के लिए ज़रूर जाइएगा, ठीक है, आपको पता लगेगा। जैसे यहाँ पे इमेज में भी आपको देखने को मिल रहा है, देखो लाइट येलो सा, ब्राउन सा, ऐसा टाइप का टेरेन होगा, ग्रीनरी नहीं होगी वहाँ पे, ठीक है। हैंस इट इज़ कॉल्ड मून लैंड। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला जाता है, इस जगह को मून लैंड भी बोला जाता है, ओके। तो जियोलॉजिस्ट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ दिस टेरेन एज वी सो अर्लियर बाय द फैक्ट दैट द माउंटेन्स वर फोल्डेड व्हेन द इंडियन लैंड मास कोलाइडेड विद द यूरेशिया। देखो हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था, कैसे हिमालयन माउंटेन्स फॉर्म हुए थे, फोल्डेड थे ना, कैसे इंडिया का प्लेट जो पहले गोंडवाना प्लेट में था, इंडिया का लैंडमास गोंडवाना लैंडमास के साथ जुड़ा हुआ था, और कैसे वो धीरे धीरे यूरेशियन प्लेट के साथ आके टकरा के क्या हुआ, हिमालयन रेंजेस बने। तो तभी जब टकराया था तब ये लद्दाख के जो ये माउंटेन रेंजेस है, ठीक है, जो ये भी सब बने थे, ठीक है। और ये जो एरिया था ये सारा ओशन वाला एरिया था, ठीक है। तो यहाँ के जो रॉक्स है, यहाँ के जो एरिया है, यहाँ पे आपको सैंड्स वगैरह काफ़ी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वैसे ही ये माउंटेन भी एग्जैक्टली वैसे ही फोल्डेड होकर यहाँ पे बने हैं। इसलिए यहाँ पे जो माउंटेन है बहुत ही रग्ड है, बहुत ही उबड़ खाबड़ और बहुत ही रॉकी है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया ना, क्योंकि हमने पिछली बार अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया था मैंने। तो this folded portion was part of an ocean and so the rock in this area, इसको पहले हम देख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम इमेज में आएंगे जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल इमेजेस दिए हुए, आर मेड लार्जली ऑफ सैंड एंड क्ले। जो ये फोल्डेड एरियाज है, ठीक है, जो माउंटेन बना, ठीक है। तो इस ये एरिया में पहले क्या होता था, ओशन हुआ करता था। तो अब ओशन के लैंड को एकदम से फोल्ड हो गया तो वो क्या हो गया, सारे ये जो रॉक्स वगैरह वहाँ पे जो सॉइल्स वगैरह है सारा सैंड और क्ले है।
तो विंड एंड रेन हैव इरोडेड द माउंटेन्स इनटू द शेप यू सी इन दी फोटोग्राफ। जैसे कि विंड और रेन, बारिश और हवा के कारण जो आज आप शेप आप देखते हो माउंटेन्स की, ठीक है, जो कि फोटोग्राफ में भी यहाँ पे दिया हुआ है, इमेज में भी यहाँ पे दिया हुआ है, वैसा इमेज बन गया धीरे धीरे धीरे। स्टार्टिंग में वैसा इमेज नहीं था, जैसे इरोशन के कारण, ठीक है, जैसे बारिश वगैरह होती है, हीट होती है, फिर हवा चलती है, वैसे वैसे क्या हो गया, धीरे 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 जो आज शेप है उसका, उस शेप में वो आ गया है। डिस्पाइट द हार्श कंडीशन, लद्दाख इज होम टू यूनिक वाइल्ड लाइफ लाइक स्नो लेपर्ड, आइबेक्स एंड टिबेटियन एंटलोप। तो यहाँ की जो लाइफ स्टाइल है बहुत ही हार्श है, मतलब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड भी है, पानी भी बहुत कम है, ज़मीन जो है उपजाऊ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा है उसके कारण। तो यहाँ पे लाइफ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, घर भी वहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया जाता है ताकि वो घर क्या हो, वार्म रहे, ठीक है, विंटर टाइम में। तो यहाँ पे इतना हार्श कंडीशन होने के कारण भी लद्दाख में आपको वाइल्ड लाइफ, यूनिक लाइफ अलग अलग वाइल्ड लाइफ देखने को मिलेगा, जैसे कि स्नो लेपर्ड हो गया, आइबेक्स हो गया, और टिबेटियन एंटलोप्स, ए टाइप ऑफ डियर होता है, ठीक है, एंटलोप्स डियर की फैमिली से होती है। तो लद्दाखी पीपल लीड अ सिंपल लाइफ, वहाँ के लोग जो होते हैं बहुत ही सिंपल लाइफ लीड करते हैं, ठीक है। द रीजन इज़ नोन फॉर इट्स एंशियंट मोनेस्ट्रीज एंड कलरफुल फेस्टिवल सच एज लोसार एंड हेमिस फेस्टिवल। तो यहाँ पे इस रीजन में आपको बहुत सारी मोनेस्ट्रीज देखने को मिलेगी, ठीक है, जैसे हमने आप पिछले हमारे क्लास में इमेजेस देखे थे ना मोनेस्ट्रीज के, तो वो सारे मोनेस्ट्रीज आपको लद्दाख में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। यहाँ पे मॉन्क्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा है, और एक बहुत ही फेमस मॉन्क है जो लद्दाख से, आप उनका नाम ज़रूर मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है तो, ठीक है। उनका मैं सरनेम बता देती हूँ, लामा, तो आगे उसके साथ क्या आएगा बताइएगा उसका नाम, उनका नाम क्या है। तो ये जो रीज़न है, यहाँ पे बहुत सारे कलरफुल फेस्टिवल भी बनाया जाता है, जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे दिया हुआ है लोसर और हेमिस फेस्टिवल। तो आइए हम जो ब्यूटीफुल इमेजेस है उसको देख लेते हैं। देखिए पहले इसको देखिए, ये तो हमने मूवी में भी देखा हुआ है ना काफ़ी बार। अगर आपको 3 इडियट्स वाली मूवी याद है तो वो भी शायद इसी एरिया का है, जहाँ तक मुझे लग रहा है, अगर मैं मिस्टेक नहीं हूँ तो, ठीक है। यही है जो ये पैंगोंग शो लेक, ठीक है, लद्दाख में। दिस लेक हैज सॉल्टी वाटर अनलाइक मोस्ट अदर लेक्स। दिस सॉल्टीनेस इज अ रिजल्ट ऑफ द मिनरल्स दैट डिसॉल्व फ्रॉम द सराउंडिंग माउंटेन एरियाज। ये जो लेक है आपको दिख रहा है, ये सॉल्टी लेक, वरना लेक वगैरह क्या होता है, सॉल्टी नहीं होता है, सिर्फ ओशन वाटर सॉल्टी होता है ना, लेकिन ये जो लेक है यहाँ पे सॉल्टी है, यहाँ पे मतलब नमक पाया जाता है। और ये मिनरल्स और बाकी सराउंडिंग माउंटेन्स, क्योंकि इनकी माउंटेन्स किससे बनी है, ये सारा ओशन एरिया था पहले, है कि नहीं, तो वो सारा क्ले और सैंड वगैरह की बनी हुई है ना माउंटेन्स, तो उसी रीज़न से, जैसे वो वहाँ के मिनरल्स जो है यहाँ पे सारे डिपॉजिट होते आए इस लेक में, ठीक है, तो उसके रीज़न से क्या है, ये जो लेक है ये सॉल्टी है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया है। अब दूसरे यहाँ पे जो पहले इमेज दिए हुए उसको हम देख लेते हैं। अब मूनलैंड का तो हमने देख लिया था, अब यहाँ पे याक वाली इमेज हम देख लेते हैं। याक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द लाइव्स ऑफ पीपल इन द हिमालयस। दे आर रियर्ड फॉर देयर मिल्क्स, मीट, वूल एंड डंग एंड आर ऑल्सो यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट। तो ये जो याक है ये काफ़ी वहाँ पे रियर किया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है, ये दूध भी देती है इनके मीट के लिए भी, और इनका वूल जो फर है, ठीक है, इससे बहुत सारे आपके शॉल वगैरह बनते हैं, ठीक है, और इनका तो डंग है, इसका भी ये लोग मैन्योर वगैरह बनाते हैं, ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़फुल है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो याक है ये पाए जाते हैं, ठीक है। और आप देखना, ये जो याक जो माउंटेन एरियाज़ के याक है, तो दूसरे एरियाज़ और दूसरे एरियाज़ में तो याक काफ़ी कम पाए जाते हैं, बहुत डिफरेंस होता है इनमें भी, ठीक है, इनके फिजिकल फीचर्स में भी काफ़ी डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन होगी वैसा ही वो लोग वहाँ पर अडाप्ट करते हैं, ठीक है, उसी एरिया के हिसाब से। तो अब हम देखते हैं, अब हमने अभी कोल्ड डेजर्ट के बारे में देख लिया, अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे गंगेटिक प्लेन्स के बारे में, जो नर्दर्न प्लेन्स के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो एज वी मूव साउथवर्ड्स फ्रॉम द हिमालयस, तो हिमालय के साउथवर्ड मतलब निचले के हिस्से में, ठीक है, वी रीच द वास्ट एंड फर्टाइल गंगेटिक प्लेन्स। दिस प्लेन्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। तो हम यहाँ पे जैसे साउथर्न के साइड में हम मूव करते हैं हिमालय से, तो हम कौन से एरिया में आ जाते हैं, हम यहाँ पे आ जाते हैं गंगेटिक प्लेन्स में। अब देखो आपकी यहाँ पे मैप में आपको मैं दिखा देती हूँ, ये देखो ये वाला एरिया यहाँ पे लिखा भी है ना गंगेटिक प्लेन्स, ये वाला सारा एरिया क्या है, ये है आपका गंगेटिक प्लेन्स। ओके, तो जिसको हम नॉर्दर्न प्लेन्स भी बोलते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी हिस्ट्री की और सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन से भी, ठीक है। आप आगे के आपके हिस्ट्री के चैप्टर्स में आप यहाँ इसको अच्छे से आप डिटेल में आप पढ़ोगे इनके बारे में। तो these plains are nourished by mighty rivers originating from the Himalayas, providing a vital lifeline water.
the Ganga, Indus and Brahmaputra river system along with their extensive network of tributaries enrich the soil with minerals, making the region highly fertile and ideal for agriculture। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिवर्स तो हमने देखा था ना, ओरिजिनेट करता है, गंगा कहाँ से ओरिजिनेट करता है, भागीरथी रिवर से है कि नहीं, गौमुख से, तो हमने पढ़ा था इसके बारे में पिछले क्लास में। तो गंगा रिवर आपका, इंडस रिवर हो गया, ब्रह्मपुत्र रिवर हो गया, इनके साथ साथ इनके जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, जैसे गंगा का भागीरथी रिवर था ट्रिब्यूटरीज, इंडस का कौन कौन सा है ट्रिब्यूटरीज, झेलम, चेनाब, ब्यास, सतलज, ये सब ट्रिब्यूटरीज है कि नहीं, और ब्रह्मपुत्र का ट्रिब्यूटरीज कौन सा है बताइएगा कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है तो, ठीक है। अगर नहीं पता है तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्क्लोज करूँगी मैं। तो ये सारे जो इनके पानी, ठीक है, ये जो रिवर्स में पानी कहाँ से आते हैं, हिमालय से आते हैं, हिमालय के बर्फ़ वगैरह मेल्ट करके ऐसा रिजल्ट यहाँ पे आपको पानी मिलता है, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा नेटवर्क बन जाता है, ठीक है, और ये सोयल को क्या बोलता है, बहुत ही एनरिच कर जाती है, बहुत ही बड़ी नेटवर्क, ट्रिब्यूटरीज़ की काफ़ी बड़ी नेटवर्क्स यहाँ पे बन जाती है, ठीक है। बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे आके ज्वाइन करते हैं ना रिवर्स के तहत। ये मेजर रिवर्स है इंडिया के, ठीक है, जो नॉर्दर्न साइड में स्पेशली, और इस रीजन को क्या हो जाता है, बहुत ही फर्टाइल बनाती है, बहुत ही हाईली फर्टाइल, क्योंकि देखो माउंटेन से पानी बहते हुए आ रहा है कि नहीं, तो जैसे जैसे बहते हुए आ रहा है अपने साथ वो बहुत सारे मिनरल्स भी लेके आ रहा है, मिनरल सेडिमेंट्स वगैरह काफ़ी जो सोइल को काफ़ी फर्टाइल बनाता है, बहुत ज़रूरी भी होता है, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ का सोइल क्या होता है, बहुत सारे मिनरल डिपोजिट्स के कारण जो रिवर्स लेके आता है ये बहुत ही फर्टाइल हो जाता है, एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी आइडल हो जाता है, मतलब एग्रीकल्चर के काफ़ी ये ज़मीन जो है काफ़ी उपजाऊ हो जाती है, ठीक है, फार्मिंग वगैरह के लिए। तो इस एरिया में आपको देखने को मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा फार्मिंग वगैरह इसी एरिया में प्रैक्टिस होता है, ठीक है, एग्रीकल्चर वगैरह इसी एरिया में प्रैक्टिस होता है। तो द रिवर ब्रिंग्स विद द मिनरल्स दैट एनरिच द सॉइल एनेबलिंग एबंडेंट एग्रीकल्चर्स। तो यही मैंने आपको बताया था ना, जो रिवर है उनके साथ मिनरल्स बहुत सारे लेके आते हैं, वो क्या करती है, सॉइल को एनरिच करती है और एग्रीकल्चर यहाँ पे पॉसिबल होता है, ठीक है। द रिवर्स आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने पढ़ा था ना, जो रिवर्स है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी ये एक सोर्स है, ये बहुत ही बड़ी सोर्स है। तो ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन लीव्स इन दिस प्लेन। तो इंडिया का जो एक बहुत ही बड़ा पॉपुलेशन, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन प्लेन एरिया में ही रहते हैं। देखो प्लेन एरिया में क्यों रहते हैं, वहाँ का सॉइल फर्टाइल होता है और उनके आसपास उनको नदी भी मिल जाती है, जैसे कि रिवर्स वगैरह भी मिल जाती है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ही ईजी हो जाता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लेन एरिया है तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनाना, कंस्ट्रक्ट करना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। देखो अब यहाँ पे कुछ इमेजेस दिया हुआ है, इसको हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू करेंगे, ओके। तो देखो मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, मॉडर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन दी प्लेन्स। तो ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जैसे ट्रैक्टर वगैरह यूज़ करके, जैसे पहले के टाइम में तो ट्रैक्टर यूज़ नहीं होता था ना, हम उसको प्लाउ करते थे और दो काउस को यूज़ करके, स्पेशली जो मेल काउ है कि नहीं, बफेलो को हम यूज़ करते हैं, स्पेशली काउ भी नहीं, बफेले को, सॉरी, ठीक है, उसको यूज़ करके एग्रीकल्चर वगैरह प्रैक्टिस करते थे। लेकिन आजकल क्या है, मॉडर्न टेक्निक्स आ गए काफ़ी, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रैक्टर यूज़ करके यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हो रहा है प्लेन्स में। और ये एक आपका एरियल व्यू है दिल्ली का, ठीक है, ऊपर से जो व्यू आपको मिलता है वो है यमुना रिवर टॉप में, ठीक है, राइट साइड में आपको यमुना रिवर यहाँ पे दिखेगी। और देखो दूसरा है मल्टी क्रॉपिंग इन उत्तर प्रदेश। मल्टी क्रॉपिंग मतलब एक ही जगह पे दो या तीन तरीके के एग्रीकल्चर वो करना, ठीक है, 2 से 3 तरीके के सब्जियां वगैरह उगाना एक ही फील्ड में, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी क्रॉपिंग। और तो ये उत्तर प्रदेश का एरिया का दिखाया हुआ है। और यहाँ पे कुछ औरतें हैं जो गांव की औरतें हैं, ठीक है, जो पैडी फील्ड में काम करे, कौन से गांव के, वेस्ट बंगाल गांव के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा रहे हैं ये लोग, यहाँ पे राइस लगा रहे हैं, ठीक है। तो The flat land of the northern plains has allowed for the development of an elaborated transportation network। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जो यहाँ का लैंड जो है फ्लैट है, यहाँ पे आपको बिल्कुल मतलब हिल्स वगैरह नहीं देखने को मिलेगी। अगर आप थोड़ा सा दूर जाओगे तो आपको फिर हिल्स देखने को मिलेगी, लेकिन जो बिल्कुल नॉर्दर्न प्लेन्स है, जो सेंट्रल एरिया है, ठीक है, वहाँ पे पूरा का पूरा लैंड क्या है, फ्लैट है। तो इसके कारण यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क काफ़ी ईजी हो जाता है और रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह, रेलवे नेटवर्क्स, लोगों को ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है, इसलिए ज़्यादातर लोग यहाँ पे सेटल भी, और पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा इसी एरिया में होता है, ठीक है। तो रोड्स एंड रेलवे नेटवर्क्स फैसिलिटीज द मूवमेंट ऑफ पीपल, फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। तो इसके कारण क्या हो जाता है, जो यहाँ आपकी रेलवे लाइन की जगह, रेलवे ट्रैक्स के कारण, रेलवे नेटवर्क्स के कारण क्या हो जाता है, आपका ट्रांसपोर्टेशन पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाता है। अगर आपको कुछ ऐसे कुछ चीज़ें एक चीज़ से दूसरी चीज़ में आपको भेजना है तो भी क्या हो जाता है, बहुत ही ईजी हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इसीलिए ह्यूमन सेटलमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। और लोग अगर किसी को एक जगह से दूसरी जगह जाना
है तो वो लोग बहुत ही ईजिली जा सकते हैं ट्रेन के थ्रू, आपको बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट नहीं करना पड़ता फ्लाइट में जाके। वरना बाकी जगह में क्या होता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट वाली साइड में रेलवे लाइन्स वगैरह वहाँ पे है ही नहीं, रेलवे ट्रैक्स वहाँ पे है ही नहीं, तो वहाँ के लोग क्या हो जाते हैं, कंपेल्ड हो जाते हैं फ्लाइट में ही आने के लिए। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन काफ़ी हाई हो जाता है, काफ़ी महंगा हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप इजीली कम पैसों में एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे लोगों के साथ साथ, ठीक है, चीज़ों के भी बहुत ज़्यादा मतलब मूवमेंट होती है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह तक। तो और यहाँ पे जैसे कि यहाँ की ज़मीन भी काफ़ी उपजाऊ है, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वगैरह बाकी स्टेट्स में एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। तो इसके कारण ये बहुत ही नॉर्दर्न प्लेन्स तो काफ़ी फ़ायदेमंद रहा है, ठीक है, फ़ायदा रहा है ये जगह, और जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये फ़ायदा दे रहा है उनको। एज यू सी इन द टैपेस्ट्री ऑफ द पास्ट चैप्टर, जो आपका हिस्ट्री वाला पार्ट है, ठीक है, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड अदर रिवर्स हैव बीन यूज्ड फॉर मिलेनिया फॉर ट्रैवल एंड ट्रेड। तो जैसे हम हिस्ट्री सेक्शन करेंगे उसमें हमें पता चलेगा जो ये दो रिवर है गंगा ब्रह्मपुत्र, ठीक है, इनको सालों साल पहले, मिलियन एंड मिलियन ईयर्स पहले भी कैसे ट्रैवल करने के लिए और ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए कितना यूज्ड हुआ था ये, जैसे कि रेलवेज़ वगैरह बनने से पहले भी, ठीक है, शिप्स वगैरह बनने से पहले भी कैसे ये तो रिवर है मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थे, ठीक है, लोगों के लिए और चीज़ों के लिए भी। अब देखो ये यहाँ पे दो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिया है, एक रोडवे से, रेलवे वे से, और दूसरा वाटरवे, ठीक है। दोनों टाइप्स का ट्रांसपोर्टेशन आपको यहाँ पे गंगेटिक प्लेन्स में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे एक और हम चीज़ देख लेते हैं, डोंट मिस आउट, मोस्ट रिवर्स आर नेम आफ्टर गॉडेसेस, ठीक है। तो जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, ये सब क्या देवियों के नाम से है, ठीक है। लेकिन द नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र हावेवर मीन्स द सन ऑफ ब्रह्मा, लेकिन यहाँ पे एक रिवर है जो ब्रह्मपुत्र हम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र, मतलब ब्रह्म का बेटा है कि नहीं, सन ऑफ ब्रह्म। तो दिस रिवर गेट्स बिगर ड्यूरिंग समर इंस्टेड ऑफ ड्राइंग अप, कैन यू गेस वाई। देखो ये जो रिवर है, समर के टाइम में तो क्या होता है, रिवर्स वगैरह ज़्यादातर ड्राई कर जाते हैं ना समर सीजन में, लेकिन ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये ड्राई नहीं होता। ऐसा क्यों, देखो समर टाइम में जो ब्रह्मपुत्र रिवर में क्या होता है, जो स्नो है हिमालय से, ठीक है, जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट करके क्या हो जाता है, वो ज़्यादा मेल्ट होते हैं, ठीक है, समर टाइम में, जैसे कि हीट के कारण ज़्यादा से जल्दी वो मेल्ट होती है। तो ब्रह्मपुत्र उसी एरिया में है, ठीक है, उसी लाइन में, तो यहाँ पर मेल्ट होके क्या होता है, वो सारा पानी जो है वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो हैवी रेन्स भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा होता है, बारिश भी इस एरिया में काफ़ी होती है, नॉर्थ ईस्ट वाली एरिया में स्पेशली बारिश भी काफ़ी ज़्यादा होती है, जहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र रिवर है इस वाली एरिया में, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे उसके कारण ये जो रिवर है समर में और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, बल्कि सूखने की जगह, ठीक है, जो एक्स्ट्रा फ्लो हो जाता है वाटर का ब्रह्मपुत्र को क्या हो जाता है, रिवर को ज़्यादा वो बड़ा बना देता है इंस्टेड ऑफ ड्राइंग अप, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। हम देखिए क्वेश्चन एंड आंसर हम करेंगे एक्स्ट्रा, ठीक है, तो आप उसके लिए चिंता मत करो, मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगी जिसमें हम आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप्स डिस्कस करेंगे, टेक्सचुअल क्वेश्चन एंड आंसर्स भी डिस्कस करेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। समरी भी आपका इस तरीके से डिस्कस करेंगे ताकि आपको एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी ज़्यादा वो मतलब मदद मिले आपको, ठीक है, मतलब समरी करके भी आपको पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम टाइम में, स्पेशली जब हमारे पास कम समय होता है, ठीक है। तो वो सब कुछ करेंगे, तो आप डोंट वरी। चलो लेट्स एक्सप्लोर, हम एक और चीज़ यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। नोटिस द कंसंट्रेशन ऑफ लाइटिंग इन द प्लेन्स। देखो ये प्लेन एरिया का एक इमेज है जो कि सैटेलाइट से लिया हुआ है, ठीक है। व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर दिस कंसंट्रेशन। देखो इस एरिया में बहुत ज़्यादा लाइटिंग दिख रही है ना, देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइटिंग, बहुत ही ज़्यादा लाइटिंग दिख रही है, लाइट्स काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेटलमेंट ज़्यादा है, ह्यूमन पॉपुलेशन यहाँ पे ज़्यादा है। तो रात के टाइम में क्या होता है, ये रात की इमेजेस है, ठीक है। तो रात के टाइम में क्या होता है, रात में भी दिन में भी क्या होता है कि यहाँ पे जहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट ज़्यादा है वहाँ पे आपको लाइटिंग्स वगैरह ज़्यादा देखने को मिलेगा, है कि नहीं। तो सिटीज़ यहाँ पे बहुत सारे, टाउन्स यहाँ पे बहुत सारे, विलेजेस यहाँ पे बहुत सारे, ह्यूमन सेटलमेंट्स बहुत होने के कारण तो इस तरीके से यहाँ पे ये लाइट्स वगैरह ज़्यादा दिखती है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा पीपल यहाँ पे रहते हैं, बिल्डिंग्स है वहाँ पे, है कि नहीं। तो उनके सब कंसंट्रेशन के कारण यहाँ होता है। ऊपर से जब हम देखते हैं इमेज को तो यहाँ पे क्या होता है, सैटेलाइट इमेज है, ठीक है, गंगेटिक प्लेन्स की। तो कहते हैं हमें वहाँ पे बहुत सारे लाइट्स वगैरह दिखते हैं, ऐसे स्पार्कल टाइप्स दिखते हैं। क्यों, क्योंकि हम बहुत सारे ह्यूमन सेटलमेंट्स के कारण। ओके, अब देखें यहाँ पे दो इमेज दिया हुआ है नॉर्दर्न प्लेन्स के, तो उसको हम देखते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स ग्रे लंगूर, देखो ये लंगूर की इमेज है, ठीक है, जो कि कहाँ पे बैठा हुआ है, कि वुडन बीम पे बैठा हुआ है,
बंधवगढ़ नेशनल पार्क में, ठीक है, मध्य प्रदेश के जो एक नेशनल पार्क है बंधवगढ़ नेशनल पार्क, वहाँ पे एक लंगूर का बैठा हुआ है, एक इमेज यहाँ पे दिया हुआ है, दूसरा एक टाइगर का, ठीक है, जिसके क्या हुआ देखो, द मैजेस्टिक टाइगर दैट वाज ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, ये खत्म होने वाला था, ठीक है। जो आपकी गवर्नमेंट ने क्या हुआ प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएट किया, उसके बाद धीरे 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 इनकी जो जनसंख्या है इनको अब बढ़ा रही है, ठीक है। तो द प्रोजेक्ट टाइगर हैज़ बीन सपोर्टेड द रिटर्न्स ऑफ द टाइगर टू इट्स हैबिटेट, तो ये स्पेशली ये बंगाल टाइगर्स है, ठीक है। तो ये जो टाइगर्स है ये एक्सटिंक्शन होने वाले थे, मतलब ख़त्म होने वाले थे, तो अब इसको प्रोजेक्ट टाइगर के थ्रू से क्या हुआ, अब इनकी पॉपुलेशंस जो है इनको बढ़ाया जा रहा है, ओके। हमने पढ़ा था ना ये क्लास 6 में, आपको याद है या नहीं है। अब दो और इमेजेस है यहाँ पे नदन प्लेन्स की, इसको हम देख लेते हैं। एक है द इंडियन घड़ियाल, एन अडल्ट इज़ बिटवीन 2.5 एंड 4.5 मीटर लॉन्ग, ये इंडियन घड़ियाल है, देखो घड़ियाल, ठीक है, जो बिल्कुल क्रोकोडाइल की तरह है, ओके। तो द रेप्टाइल इज़ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, देयर आर लॉज दैट प्रोहिबिट्स हार्मिंग और हंटिंग इट, तो ये जो रेप्टाइल है, ठीक है, ये रेप्टाइल की उस कैटेगरी में आ जाता है, ये भी ख़त्म होने की कगार में, इनकी जो जनसंख्या है काफ़ी ज़्यादा कम हो गई, इनकी जो पॉपुलेशन है काफ़ी ज़्यादा कम हो गई। तो यहाँ पे कुछ लॉज भी है जिनको क्या होता है, इनको हार्म करना प्रोहिबिट करता है, ठीक है, लॉज वगैरह बने हुए ताकि हम इनको मार नहीं सकते या कुछ इनको हार्म नहीं कर सकते, ओके। और यहाँ पे आपके राइट साइड में दो इमेज, यहाँ पे दूसरी इमेज दी है जिसपे क्या है, एक मोर और एक मोरनी है, ठीक है। पिकॉक है ना पीहन, तो पिकॉक को मोर बोलते हैं, पीहन को हम क्या बोलते हैं, मोरनी बोलते हैं, ओके। द इंडियन पिकॉक इज़ आवर नेशनल बर्ड, जो इंडियन मोर है हमारा नेशनल बर्ड है, ये वाला मोर है और ये वाला मोरनी है, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम, ये था आपका नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, जो कि गंगेटिक प्लेन्स के बारे में। अब हम जाएंगे डेजर्ट की ओर, कौन सी एरिया में, ये वाले एरिया में हम जाएंगे, अरावली से पहले, ठीक है, ये वाले एरिया में हम जाएंगे। तो द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और दी थार डेजर्ट, तो हम क्या बोलते हैं, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट या फिर थार डेजर्ट। थार डेजर्ट का जो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट है वो इंडिया में ही है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। तो इफ़ यू मूव वेस्टवर्ड ऑन द मैप, तो ये वेस्टर्न वाली साइड है ना, ये वाली साइड वेस्टर्न वाली साइड है, तो ऑन द मैप यू विल नोटिस अ येलोविश एरिया, तो यहाँ पे आप क्या येलोविश एरिया नोटिस कर रहे हो ना, तो दिस एरिया इज द थार डेजर्ट। व्हाट डू यू सी, a vast stretch of golden dunes, rugged terrains and a wide open sky, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक वास्ट जगह है कि नहीं, गोल्डन ड्यून्स, मतलब ये जो सैंड है, ये सैंड ड्यून्स वगैरह, क्या सैंड ड्यून्स है, ठीक है, जो हवा के कारण ये जैसे छोटे छोटे माउंटेन्स का फॉर्म ये ले लेती है ना, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सैंड ड्यून्स बोलते हैं। तो यहाँ पे कलर के कारण यहाँ पे क्या बताया हुआ है, गोल्डन ड्यून्स, ठीक है। और रक्ड टेरेन, तो यहाँ का टेरेन जो जोग्राफिकल फीचर है यहाँ पर बहुत ही रक्ड है, बहुत ही सूखा है, बहुत ही उबड़ खाबड़ है, ठीक है। और इन वाइट ओपन स्काई, और वाइट ओपन स्काई बिल्कुल ऐसा प्लेन है, तो मतलब रेत का एरिया है कि नहीं, तो एक बहुत ही ऐसे प्लेन एरिया, बहुत ही ऐसे ओपन एरिया है, ओके। तो बस वहीं पे जा थोड़ा सा ऐसे आप माउंटेन्स टाइप आपको देखने को मिलेंगे, जो भी ड्यून्स है, एक माउंटेन्स नहीं है, रेतों की माउंटेन्स, ठीक है, सैंड ड्यून्स। तो ट्रैवलर अमंग द सैंड ड्यून्स ऑफ द थार डेजर्ट, ट्रैवल है यहाँ पे, देखो ये वाली जो सैंड ड्यून्स है, देखो यहाँ पे ये कैसे, ये एक लाइन जैसे कर्व्ड लाइन जैसे ना, क्रिसेंट जैसे हमारी मून जब छोटी हो जाती है तो वैसे हम ऐसे मिलता है ना, ऐसे वाले शेप्ड में ज़्यादातर होती है, ठीक है। तो ये विंड के डायरेक्शन के हिसाब से ये अपना शेप देती है, ओके। तो अब देखो व्हाट इज़ द शेप ऑफ अ सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स का शेप क्या है, सैंड ड्यून्स यूजुअली हैज़ अ क्रिसेंट शेप, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, इस तरीके का इनका शेप होता है, जो कि कर्व्ड होता है, ठीक है। यहाँ से जैसे कर्व्ड है, यहाँ पे भी देखो ऐसे कर्व्ड है, यहाँ पे भी कर्व्ड है, ठीक है, तो इस तरीके से कर्व्ड शेप का होता है। तो while mountains are made of rocks and their shape is fixed, why do you think sand dunes also have a similar shape even though they are made of sand? देखो जैसे माउंटेन्स वगैरह के बारे में हमने पढ़ा था, हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था, है कि नहीं। तो वो लोग तो क्या रॉक्स के बने हुए हैं ना, तो एक फिक्स्ड जगह पे रहते हैं, वो उड़ते नहीं है कि नहीं, तो एक फिक्स्ड जगह पे रहते हैं और इनकी एक फिक्स्ड हाइट होती है। लेकिन हाइट के जैसे हम बोलते हैं जो धीरे धीरे वो ग्रो भी कर रहा है कि नहीं, तो एक फिक्स्ड एरिया में वो होती है। तो ये जो सैंड ड्यून्स है, इनकी क्यों शेप ऐसे माउंटेन्स टाइप की सिमिलर शेप है, जैसे कि ये मतलब सैंड के बने हुए, रेत के बने हुए, मिट्टी के बने हुए, है कि नहीं। तो ये जो सैंड ड्यून्स है, ठीक है, ये इनका जो शेप क्यों ऐसा रहता है, क्योंकि जो विंड ब्लो करता है ना, वो ज़्यादातर क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में ब्लो होता है, ठीक है। तो एक ही डायरेक्शन में विंड ब्लो करके जैसे ये रेत को उड़ा उड़ा के एक जगह वो जमा कर देता है, तो एक जगह ऐसे सैंड ड्यून्स बन जाते हैं, इस इमेज में जैसे आपके दिखी हुई है, ठीक है। इस तरीके से देखो, जब एक विंड एक डायरेक्शन में ही बढ़ता है तो एक डायरेक्शन में क्या हो जाता है, ये सैंड ड्यून्स बन जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, अब जब विंड फिर दूसरे डायरेक्शन में उड़ेगा, ब्लो करेगा, तो फिर दूसरे डायरेक्शन में वो उसकी शेप बनती रहेंगी, ठीक है। तो द ब्लोइंग विंड शेप्स द सैंड इनटू स्मूथ
स्लोपिंग ड्यून्स, ठीक है, जस्ट लाइक नेचुरल हिल्स। तो नेचुरल हिल्स की तरह क्या होता है, जो विंड ब्लो करता है, ठीक है, जो एक ही डायरेक्शन में ब्लो करता है ज़्यादातर, जो जिस भी डायरेक्शन में ब्लो करा है, जैसे अगर ईस्ट डायरेक्शन में तो ईस्ट साइड में ये ड्यून्स बनेंगी, वेस्ट डायरेक्शन में ब्लो करा है तो फिर वो ऐसे उड़ के फिर वेस्ट डायरेक्शन में छोटी सी बनेगी, फिर बीच में थोड़ा सा प्लेन होगा। इस तरीके से इनका जो शेप है, ठीक है, ये परमानेंट नहीं होता। और उनका जो जिस जगह पे वो सैंड ड्यून्स है, ज़रूरी नहीं कि अगर आपको एक जगह पे सैंड ड्यून्स देखने को मिलेगा तो थोड़े दिन बाद उसी जगह पे वो ड्यून्स होगा, तो फिर हवा के कारण क्या हो जाएगा, फिर उड़ के वो दूसरी जगह पे दूसरा शेप लेके वहाँ पे बैठ जाएगा, ठीक है। तो ये रीज़न है, ओके। तो इसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे एक इमेज है, कहाँ का इमेज है, ये आपका जैसलमेर इमेज, जैसलमेर का इमेज है, ठीक है। जैसलमेर द गोल्डन सिटी लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द थार डेजर्ट इन इंडिया। द जैसलमेर फोर्ट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो देखो ये जो फोर्ट है, ठीक है, जो जैसलमेर में है, जिसको हम क्या भी बोलते हैं, गोल्डन सिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल बीच में बना हुआ है, ठीक है, थार डेजर्ट के बिल्कुल बीचों बीच बना हुआ है, थार डेजर्ट इन इंडिया, जो इंडिया वाले पार्ट में, ठीक है। तो इसको यूनेस्को ने एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी करार कर दिया है, ठीक है। इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का यहाँ पे कर दिया, मतलब एक लिस्ट होता है यूनेस्को के पास, ठीक है, जिसमें वो इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स वगैरह, इंपॉर्टेंट जगह वगैरह को वहाँ पे क्या कर देते, वहाँ पे लिस्ट कर देते कि इस जगह को हमें बचा के रखना है, ये जगह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसीलिए ओके, तो इसका वो इमेज है, हमें ये पता लग गया है। अगर आप में से बहुत जने तो यहाँ पे जा भी चुके होंगे, है कि नहीं। तो सैंड ड्यून्स आर फॉर्म्ड व्हेन द विंड शिफ्ट एंड शेप द सैंड इनटू हिल्स लाइक फॉर्मेशन। देखो यही चीज़ मैं आपको समझा रही थी ना ऊपर। तो सैंड ड्यून्स कब फॉर्म होते हैं, जब विंड वगैरह शिफ्ट करते हैं और शेप सैंड को क्या देते हैं, हिल लाइक फॉर्मेशन में शेप देते हैं। तो समटाइम्स देयर राइज एज हाई एज 150 मीटर्स। तो सब कभी कभी क्या होता है, जब ज़्यादा विंड ब्लो करता है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा होती है, तो क्या होता है, जो ये ड्यून्स है काफ़ी ऊँची भी हो जाती है, ठीक है। तो ये 150 मीटर्स की हाइट तक भी ये पहुँच जाती है। तो द थार इज़ अ वास्ट एरिड एरिया। ये बहुत ही एरिड एरिया, बहुत ही ड्राई एरिया है, ठीक है। मोस्ट ऑफ इट लाइज विद इन इंडिया स्पैनिंग द स्टेट ऑफ राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा। अब देखो यहाँ पे ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पॉलिटिकल मैप में यहाँ पे देख लेंगे, ये वाला एरिया कि राजस्थान वाला एरिया में तो ज़्यादा पूरा का पूरा डेजर्ट ही है, ठीक है। और यहाँ पे हरियाणा, दिल्ली, ठीक है। हम पहले मैप को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलो हम पहले कंप्लीट करेंगे, फिर हम मैप में इसको देखेंगे, ठीक है। स्पेलिंग द स्टेट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा। द डेजर्ट एक्ट्स एज अ नेचुरल बैरियर ड्यू टू द हार्श कंडीशन दैट deter ह्यूमन एंड एनिमल movement, including very high daytime temperature and cold nights as well as a lack of access to water। ये जो डेजर्ट है, ठीक है, जो इस एरिया में है, तो ज़्यादा एरिया किस पे, राजस्थान में, ठीक है। गुजरात में कुछ पार्ट है, पंजाब में कुछ पार्ट है और हरियाणा में कुछ पार्ट है, ठीक है। चलो हम मैप में पहले इसको देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम उसको रीड करेंगे फर्दर, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। अब देखो ये वाला एरिया, राजस्थान यहाँ पे, पंजाब यहाँ पे, हरियाणा यहाँ पे है, और कौन सा स्टेट वहाँ पे मेंशन हुआ था, कौन कौन सी और स्टेट थी, राजस्थान हमने मार्क कर लिया, अच्छा गुजरात, और यहाँ पे गुजरात, ठीक है। तो ये 4 स्टेट में ये इस एरिया में ये क्या है, ये ज़्यादा, ये मतलब ये जो थार डेजर्ट है, ठीक है, ये वाला एरिया है, ठीक है। पंजाब में, हरियाणा में और गुजरात में इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा एरिया क्या है, पूरा का पूरा एरिया क्या है, यहाँ पे पूरा रेत वाला एरिया, डेजर्ट वाला एरिया है, ओके। अब यहीं पे, ठीक यहीं पे फिर क्या होगा, यहाँ पे जहाँ से दिल्ली वाला आपका एरिया आ जाता है, ठीक है, वहाँ पे फिर क्या होगा, वहाँ पे आपकी अरावली हिल्स आएगी, जिसके बारे में हम अभी यहाँ पे थोड़ी देर में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस रेंज में, यहाँ पे दिल्ली वाली रेंज में, ठीक है, यहाँ पे तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब पहले हम इसको फिर छोटा कर लेते हैं। अब आपको पता लग गया ना कौन से एरिया पे है ये थार डेजर्ट वाली एरिया, इंडिया की मैप पे हमने लोकेट भी कर लिया इसको, है कि नहीं। तो यहाँ की जो लाइफ है बहुत ही हार्श कंडीशन है आपके, जैसे कि यहाँ की जो क्लाइमेट है, दिन के टाइम में टेम्परेचर जो है बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बहुत ही एक्सेस 50 डिग्री प्लस हो जाता है, ठीक है। और फिर रात में फिर उतनी ही ठंड होती है, क्योंकि जो रेत है बहुत ही जल्दी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो रात में फिर क्या होता है, यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा ठंडा पड़ जाता है, जैसे कि हम देखते हैं ना बाकी जैसे दिल्ली वगैरह, दिल्ली में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, जैसे गर्मी के टाइम में रात में भी गर्मी होती है, दिन में भी गर्मी होती है। ठंड में रात ठंडी एरिया, ठंडी के टाइम में, विंटर टाइम में क्या होता है, दिन में भी ठंड होती है, रात में भी ठंड होती है। लेकिन राजस्थान एरिया में या फिर डेजर्ट एरिया में, ठीक है, जहाँ पे डेजर्ट एरिया है, वहाँ पे ऐसा नहीं होता। दिन के टाइम में बहुत ही ज़्यादा गर्मी होगी, रात के टाइम में फिर उतनी ही ठंड होती है, ठीक है। तो इस हार्श कंडीशन के कारण क्या होता है, यहाँ पे ये एक नेचुरल बैरियर बन जाता है, ठीक है। तो ये जो डेजर्ट वाला एरिया, ठीक है, एक नेचुरल बैरियर, एक रुकावट बन जाती है, ठीक है, ह्यूमन और एनिमल मूवमेंट में। तो इंक्लूडिंग वेरी हाई डे टाइम टेम्परेचर, जो है जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत ही टेम्परेचर हाई हो जाता है
डे टाइम में और कोल्ड्स एट नाइट, एज वेल एज लैक ऑफ एक्सेस टू वाटर, पानी की बहुत कमी है, ठीक है। तो यहाँ पे ह्यूमन मूवमेंट और एनिमल मूवमेंट भी काफ़ी कम होती है। और कौन सा एनिमल यहाँ पे पाया जाता है? कैमल, ओके। तो पीपल लिविंग इन अ थार हैव अडॉप्टेड देयर वे ऑफ लाइफ to the place and what it offers. Food habits, clothing and lifestyle are suited to this harsh condition. तो यहाँ के जो लोग हैं, जैसे वहाँ का एरिया, जैसे वहाँ का क्लाइमेट है, ठीक है, उसी तरीके से अपने आप को उन्होंने अडॉप्ट करके अपना फूड हैबिट्स को उसी टाइप के उन्होंने बना, अपने क्लोथिंग स्टाइल को, अपने लाइफ स्टाइल को, अपने उनके घर जो वहाँ पे बने होते हैं, ठीक है, जैसे कि हार्श कंडीशन में वो कैसे रह सकते हैं, गर्मी के बहुत ही, जैसे दिन में बहुत गर्मी होती है और रात में बहुत ही ठंड होती है, तो उस एरिया में वो लोग कैसे जिस हिसाब से अपने आप को ढाल सकते हैं उस हिसाब से वो ढाल के वहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कैमल ने अपने हिसाब से उनको ढाल के अपने हिसाब से वजह से फूड स्टोर करता है, वाटर बहुत कम यूज़ करता है कि नहीं, यूरिनेट बहुत कम करती है, तो इस तरीके से उनका लाइफस्टाइल उन्होंने अपने अकॉर्डिंग के एडजस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इमेज है जहाँ पे सेलिंग ऑफ कैमल का ये इमेज है, ठीक है। कैमल वेंडर मतलब यहाँ पे जहाँ पे कैमल वगैरह बेचने और ख़रीदने का काम होता है, ठीक है। एट द पुष्कर मेला, द एज ऑफ द थार डेजर्ट, ये किनारा, ठीक है, थार डेजर्ट का बिल्कुल किनारा, एज मतलब किनारा, तो वहाँ का एक यहाँ पे इमेज दिया हुआ है, ठीक है। अब ये था आपका डेजर्ट के बारे में। अच्छा, यहाँ पे कुछ और इमेज है, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। लेफ्ट इस साइड में, ठीक है, लेफ्ट मतलब ये और राइट मतलब ये साइड। वुमेन फेचिंग वाटर फ्रॉम अ सोर्स और फार अवे फ्रॉम वाटर। देखो वहाँ पे वाटर तो बहुत ही ज़्यादा कम है ना, वाटर स्कैसिटी है, तो इनको बहुत, जो यहाँ की महिलाएं हैं, यहाँ की जो औरतें हैं, इनको बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है पानी लेने के लिए, ठीक है। और इस साइड क्या है, इस साइड एक हैमलेट दिया हुआ है, ठीक है, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर है ना हैमलेट। तो ये जब रेन वाटर होता है तो इसको ये क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे स्टोर करके रखते हैं ताकि ये लोग बाद में उसको यूज़ करें। तो वाटर इज स्कैर्स इन द डेजर्ट। वुमेन ऑफन नीड टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस एवरी डे to fetch water for their families. So the traditional method for cleaning utensil is to score them with sand until they are clean. तो यहाँ पे देखो पानी की जैसे बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो यहाँ की औरतें हैं, ठीक है, इनको बहुत दूर दूर तक पानी लेने जाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो बर्तन वगैरह लोग कैसे साफ़ करते हैं, जो रेत से ही साफ़ करते हैं, ठीक है, उससे बहुत ज़्यादा रगड़ते हैं, स्कोर मतलब इनको रगड़ते हैं, ठीक है, अच्छे से जब तक वो साफ़ नहीं होता तब तक रगड़ते हैं। और उसके बाद अ लिटल वाटर कैन बी यूज्ड फॉर लाइट रिंस। तो थोड़ा सा ही पानी यूज़ करके उसको थोड़ा सा ही उसको साफ़ करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी यूज़ ना हो। जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं नॉर्मली, जब हम बर्तन वगैरह करते हैं तो पानी से ही पूरा उसको करते हैं ना, वहाँ पे वैसा नहीं करते, क्यों, पानी की कमी के कारण। फिर जो तो पानी वो जो यूज़ हुआ है बर्तन को साफ़ करने के लिए, ठीक है, उसको फिर वो लोग यूज़ करते हैं प्लांट में देने के लिए, उसको रीयूज़ करते हैं। तो देखो कितने अच्छे से ये लोग पानी को बचा रहे हैं कि नहीं। द वाटर यूज फॉर rinsing is reused for purpose like watering a plant. So the next time you leave the tap running, remember the people of Thar desert. जैसे हम यहाँ पे जब हम वाटर वेस्ट करते हैं या फिर टैप को ऑन छोड़ देते, तब आपको याद करना इन लोगों के कितनी यहाँ पे कितने दूर दूर तक ये लोग जाते हैं पानी लेने के लिए, कितना यहाँ पे वाटर स्कैसिटी और कितनी डिफ़िकल्ट लाइफ ये लोग जी रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना चाहिए, वाटर को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो राजस्थान इज़ ऑल्सो फेमस फॉर इट्स इंडिजिनियस वाटर कंजर्वेशन मेथड्स इंक्लूडिंग टंका और कुंज। दीज आर स्पेशल वाटर कलेक्शन सिस्टम दैट आर स्टोर रेन वाटर ऑफन फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। तो राजस्थान में ज़्यादातर क्या होता है, इतना ये काफ़ी फेमस भी है वाटर कंजर्वेशन मेथड्स को लेके, ठीक है। यहाँ पे जैसे टंका और कुंस वगैरह ये लोग जैसे नाम है, ठीक है, ये लोकल नेम्स है, जो वहाँ पे ये क्या यूज़ करते हैं, रेन वाटर वगैरह हार्वेस्ट करके उसको स्टोर करते हैं, ठीक है। जब बारिश होती है उसको हार्वेस्ट करते हैं, मतलब उसको स्टोर करते हैं और ये बाद में पीने के लिए इसको यूज़ करते हैं, ओके। तो इस तरीके से यहाँ के लोग क्या करते हैं, पानी को बचाते हैं। अब अरावली हिल्स में आ जाते हैं हम, ठीक है। अब हम क्या, डेजर्ट से हम कहाँ पे पहुँच गए, अब अरावली हिल्स में। तो डेजर्ट में भी हम कहाँ पे पहुँचे, एक तो कोल्ड डेजर्ट के बारे में हमने पढ़ा, फिर उसके बाद हमने हॉट डेजर्ट के बारे में पढ़ा, है कि नहीं। अब हम आएंगे अरावली हिल्स के तरफ, ठीक है। तो अब हम आपके फिजिकल मैप्स में भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो ये वाला एरिया यहाँ पर, ठीक है, इसको हम पहले मिटा देती हूँ, ये जो पहले आया हुआ है यहाँ पर। तो अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम अरावली में जाएंगे, ठीक है, ये वाला एरिया में, इस वाले हिस्से में। तो लेट्स गो बैक टू द मैप, ट्रेस योर पार्ट स्लोली फ्रॉम द थार डेजर्ट टुवर्ड्स द ईस्ट, डू यू सी द अरावली हिल्स। तो हमने देख लिया ना, यहाँ पे थार डेजर्ट के इस साइड में हमने क्या देखा है, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट यहाँ पे है, और उस साइड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अरावली हिल्स है, ओके। द अरावली आर अमंग्स द ओल्डेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, सम 2.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। द रेंज हैज़ मैनी पीक्स एंड रिच। तो ये बहुत ही पुराना माउंटेन है, ठीक है। जैसे कि हम हिमालय माउंटेन को क्या बोलते हैं, यंग माउंटेन बोलते हैं ना, तो उसी तरीके से अरावली के माउंटेन्स है, जो हिल्स है, ये बहुत ही ज़्यादा पुराने माउंटेन्स हैं, बिलियन एंड बिलियन ईयर्स ओल्ड माउंटेन्स है, ठीक है।
तो इनके जो रेंज है इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको चोटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ऑल्दो इट्स हाईएस्ट पीक कौन सा है, माउंट आबू, ठीक है। इसका हाईएस्ट पीक है माउंट आबू, इसका हाइट कितना है 1700 मीटर, ठीक है। मोस्ट ऑफ इट्स हिल्स आर बिटवीन 300 एंड 900 मीटर हाई, तो ये आपको याद रखना, ठीक है। इसका हाइट कितना है, माउंट आबू जो है जो कि सबसे हाईएस्ट पीक है कहाँ का, ये अरावली हिल्स का, ठीक है। और ज़्यादा यहाँ पे बाकी माउंटेन्स का हाइट कितना रहता है, 300 से लेके 900 मीटर तक रहता है, ठीक है। 300 से लेके 900 मीटर के अंदर तक इनकी हाइट रहती है। Isn't it fascinating that a drive about 4.5 hours takes us to, देखो हम थार डिज़र्ट से अगर अरावली जाना चाहे, ठीक है, दिल्ली से या फिर अरावली जाना चाहे हरियाणा वाला एरिया से, पंजाब वाला एरिया से, तो हमें बस 4 घंटे और 4.5 आवर्स ही लगते हैं। जिसके तरीके से क्या हो जाता है, हम टोटली एक डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन में पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि इज़न्ट इट फैसिनेटिंग, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है ना। तो अबाउट 4.5 आवर कैन टेक अस, यहाँ पे हम देखते हैं, take us from Mount Abu in the Aravallis to Jodhpur in the Thar Desert and drive into a completely different geography। तो 4.5 आवर में क्या होता है, हम ऐसी जगह पे हम पहुंच जाते हैं जहाँ पे मतलब माउंट आबू से हम जोधपुर तक जा सकते हैं थार डेजर्ट के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कम्प्लीटली डिफरेंट ज्योग्राफी है। तो हम एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा बहुत। लुक एट द पॉलिटिकल मैप इन द टेक्स्ट बुक एंड आइडेंटिफाई द स्टेट दैट रेंज स्पेन। डिड यू सी दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा एंड गुजरात। तो अब देखो पॉलिटिकल मैप में हम देखेंगे जहाँ का एरिया दिल्ली है, राजस्थान है, हरियाणा है, ठीक है, और गुजरात है, ठीक है। ये वाला एरिया में ही है जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, ओके। जो भी हम जैसे थार डेजर्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं और अरावली हिल्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस वाले एरिया में ही है। अब देख लीजिएगा पॉलिटिकल मैप में, ठीक है, जो कि यहाँ पे ऊपर है। तो ये स्टेट कहाँ पे आप इसको आप देख सकते हैं मैप में, ठीक है। तो अरावलीज प्लेज अ वाइटल रोल इन शेपिंग द ज्योग्राफी एंड क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। वन ऑफ इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज एक्टिंग एज अ नेचुरल बैरियर प्रिवेंटिंग द थार डेजर्ट फ्रॉम एक्सपांडिंग फर्दर ईस्टवर्ड। यू विल रीड मोर अबाउट दिस लेटर। देखो अरावली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ज्योग्राफी शेप करने में और क्लाइमेट सेव करने में नॉर्थ वेस्ट इंडिया की, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया मतलब ये वाला एरिया, ये वाला पार्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट में। क्यों, देखो अगर अरावली हिल्स नहीं होता यहाँ पे, ठीक है, इस बीचों बीच यहाँ पे हम इस फिजिकल मैप में देखते हैं, इस बीच में अगर अरावली हिल्स नहीं होता, ठीक है, तो क्या होता, जो रेत है, डेजर्ट की जो रेत है, उड़ के क्या होता है, तो ये सारा एरिया को भी क्या बना देते हैं, रेत बना देते, ठीक है, डेजर्ट बना देते। वो रेत सारी उड़ के इधर भी आ जाती, सैंड ड्यून्स इधर भी होती। तो अरावली हिल्स के कारण क्या हुआ, एक नेचुरल बैरियर की तरह उसने एक्ट किया, ठीक है, एक नेचुरल बाउंड्री की तरह उसने एक्ट किया है फर्दर डेजर्ट को एक्सप्लोर होने में, ठीक है। तो प्रिवेंटिंग द थार डेजर्ट फ्रॉम एक्सपैंडिंग फर्दर ईस्टवर्ड, वरना क्या होता है, ये ईस्टवर्ड इस साइड भी सादा क्या होता है, डेजर्ट वाला एरिया होता है अगर ये अरावली हिल्स नहीं होता। तो इसी कारण क्या है, ये जो जोग्राफिकल लोकेशन है, ठीक है, जैसे कि अरावली हिल्स हो गया, आपका माउंटेन्स हो गया, हिमालयन माउंटेन्स, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि नहीं हमें बचाने में, हमारे इंडिया को बचाने में साइबेरियन विंड से। वैसे ही अरावली हिल्स क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फर्दर एक्सपांसन ऑफ डेजर्ट को यहाँ पे वो कर रहा है, बचा रहा है कि नहीं, तो प्रिवेंट कर रहा है। तो यू विल रीड, इसके बारे में आप क्या करोगे और अच्छे से डिटेल में आपके बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, ओके। तो द अरावलीज रिच इन मिनरल्स लाइक मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक एंड कॉपर हैव सपोर्टेड माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ फॉर सेंचुरीज। तो ये अरावली जो है बहुत ही रिच, मिनरल्स में काफ़ी रिच है, ठीक है, जैसे कि मार्बल, ग्रेनाइट, जिंक यहाँ पे सब पाया जाता है, कॉपर, ठीक है। तो इन सब की माइनिंग यहाँ पे होती है और इनकी जैसे किले वगैरह बनाने में या फिर फोर्ट्स वगैरह बनाने में, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा हेल्प भी, बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट रोल भी इन्होंने प्ले किया सेंचुरीज, बहुत सदियों से, ठीक है। इनफैक्ट एविडेंस फ्रॉम इट्स एंशियंट माइंस एट जावर हैज़ सोन दैट ओवर 8 सेंचुरीज अगो, 8 शताब्दी में, ठीक है, 8 सेंचुरी में क्या है, ऐसा एविडेंस हमें मिला है, ठीक है, एंशियंट माइंस हमें मिला है जावर में जो है, ठीक है, एंशियंट माइंस जैसे माइंस वगैरह मिला है जहाँ पे इंडियंस वर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू मास्टर द डेलिकेट प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। तो जिंक की जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है, ठीक है, उसमें हमें ये देखने को मिला है कि इंडियंस दुनिया में सबसे पहले थे जो कि जिंक को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो हिस्टोरिक फोर्ट्स सच एज चित्तौड़गढ़,
कुंभलगढ़, रथानबोर आर लोकेटेड हियर। तो हिस्टोरिक फोर्ट्स ये सब यहाँ पे लोकेटेड है। जैसे कि एक इमेज यहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा, कुंभलगढ़ फोर्ट सराउंडेड बाय द अरावलीज। तो यहाँ पे अरावली हिल्स के बीचों बीच ये कौन सा फोर्ट है, कुंभल फोर्ट। और पहले के टाइम में ऐसे किले वगैरह क्यों बनाए जाते थे, ताकि अपने एरिया को क्या कर सके, दुश्मन से बचा सके। क्योंकि पहले तो क्या होता था, ब्रिटिश वगैरह आते, ब्रिटिश रूल्स में ज़्यादा था, है कि नहीं। और तो राजा में भी एक राजा और दूसरे राजा के वो ज़्यादातर एनिमी होते थे। वो अपना टेरिटरी एक्सपांड करने के लिए क्या करते थे, दूसरे जगह पे वो वार करने आते थे, है कि नहीं। और जितना अगर वो जीत लेता वो एरिया उनका हो जाता था। उन सब से बचाने के लिए क्या करते थे, ये फोर्ट बनाते थे, ठीक है। तो ये हिल्स में ये फोर्ट बना था टू प्रूव टू बी एन एक्सेलेंट डेटरेंट टू द एनिमी, जैसे दुश्मन वगैरह से बचने के लिए, ठीक है। क्योंकि इतनी ऊंचाई को वो करके दुश्मन वगैरह एंटर नहीं कर पाते थे, तो इसलिए फोर्ट्स वगैरह यहाँ पे बने हैं, ठीक है। और तब के टाइम में ज़्यादातर फोर्ट्स इसलिए ही बने, अपने एरिया को सेफ करने के लिए, सेफ रखने के लिए, ठीक है। तो हम आज के क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, आपकी पेनिनसुलर प्लेटू को भी हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और इस चैप्टर को हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट तक चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर ले, ठीक है। तो थैंक you very much everyone for listening to me, and yes please support me by sharing my channel, give a like to my video, एक like ज़रूर दे दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप सब all of you have a very nice day ahead. Bye.